तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन सा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे? आपको पता है कि हम संज्ञानवाद के तीन विद्वानों को यानी कि तीन सिद्धांत पढ़ने हैं। किसका? टोलमैन का, जीन पियाजे का सिद्धांत और तीसरा सूज का सिद्धांत। तो सूज का सिद्धांत तो हमने कर लिया है ना। हम क्लासिक यानी कि संज्ञानात्मक में क्लासिक और नवीन क्लासिक दो भाग, और जो पुराना क्लासिक है, परंपरावादी क्लासिक है, उसके तीन समर्थक विद्वान है। सूज का सिद्धांत, दूसरा जीन पियाजे का विकासीय अवस्था का सिद्धांत, और तीसरा है टोलमैन का सिद्धांत। ये तीन पढ़ेंगे। तो आज दोस्तों अपने पढ़ेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। तो सबसे पहले समय न गवाते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो जीन पियाजे का सिद्धांत। अच्छा, एक बात बीच में, मनोज जी कई बार कमेंट लिखते हैं कि सर अगले महीने हमारा पेपर है एमपी टेट का, तो क्या सिलेबस हो जाएगा? दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, उससे पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, कभी भी कमेंट को अधूरा मत छोड़ा करें। कोई भी समस्या हो कुछ भी तो बताया करो, क्या प्रॉब्लम है, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। खैर, सबसे पहले जीन पियाजे एक महान विद्वान, 1896 ईस्वी के अंदर जन्म, 1980 के अंदर मृत्यु, 84 साल तक इस पृथ्वी पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे। ज्ञान के क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा योगदान मानता हूं मैं जीन पियाजे का। ये एक मनोचिकित्सक थे और स्विट्जरलैंड जो विश्व का स्वर्ग है यूरोप के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ था और स्वर्ग जैसी ही इनकी सोच थी। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, विकासीय अवस्था का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत, एक ही बात है। जो इन्होंने सिद्धांत दिया, नाम क्या है? जीन पियाजे। और जीन पियाजे कौन है, कहाँ के विद्वान है? जीन पियाजे कहाँ के विद्वान है भाई? जीन पियाजे ये स्विट्जरलैंड के विद्वान है। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और जन्म कब हुआ है? 1896 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है 1980 ईस्वी में। तो कुल कितने जिए भाई ये? 84 ईयर। कितने? 84 साल तक ये जिंदा रहे। ठीक। उसके बाद में प्रश्न उठता है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? जन्म कहाँ पर हुआ है इनका? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। लैंड में जन्म हुआ, जिसको विश्व का स्वर्ग कहते हैं स्विट्जरलैंड को। आपको पता है यूरोपियन देश है जहां पर इनका जन्म हुआ था। किसका? जीन पियाजे का। उसके बाद में जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम क्या है? संज्ञानात्मक अवस्था का सिद्धांत। कौन सा? संज्ञानात्मक अवस्था का सिद्धांत। कौन सा? अवस्था का सिद्धांत। इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अवस्था का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसे? अवस्था का सिद्धांत का सिद्धांत। और क्या बोलते हैं इसे? विकासी सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकासी सिद्धांत। क्या बोलते हैं भाई? विकासी सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे, संज्ञानात्मक। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले भाई मैं संज्ञा सर्वनाम यानी कि संज्ञा याद कर लेता हूं। एक प्याज खा के क्या याद कर लेता हूं? संज्ञा याद कर लेता हूं। ठीक। जीन पियाजे ये मानते हैं कि व्यक्ति के विकास में उसके बचपन का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसका हाथ होता है? बचपन का। किसका हाथ होता है? बचपन का बहुत बड़ा। विकास में सबसे बड़ा हाथ किसको मानते हैं? बचपन का। विकास में सबसे बड़ा हाथ मानते हैं ये। दोस्तों अपनी जो 32 किताबें लिखी, प्रयोग किए, उनमें यही बात झलकती है कि बचपन का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। यह कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है ज्ञान की प्रकृति को बताता है। ज्ञान की प्रकृति को बताता है कि मानव कैसे ज्ञान अर्जन करता है और इसे एक एक करके जोड़ता है और उसका उपयोग करता है। यानी कि बचपन के अंदर विकास और ज्ञान को अर्जन करता है। क्या करता है? ज्ञान को अर्जन करता है और वो फिर ज्ञान को अर्जन करने के बाद में जोड़ता है। क्या करता है? ज्ञान को अर्जन करके जोड़ता जाता है।
और ये काम शुरू हो जाता है बचपन से ही। ये काम कहाँ से शुरू हो जाता है? विकास का काम बचपन से। ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों। और उसके बाद में ज्ञान को अर्जन करके और ज्ञान को एक तय के रूप में जोड़ता रहता है और उसी ज्ञान का वो अपने जीवन के अंदर उपयोग करता है। फिर उसके बाद में जिन प्याजे साहब कहते हैं कि व्यक्ति वातावरण में व्यापक उद्दीपकों को पहचानता है। क्या करता है? उद्दीपकों को पहचानता है और ग्रहण करता है, लेकिन उस पर सीधा प्रतिक्रिया नहीं देता। कभी भी सीधा प्रतिक्रिया कभी नहीं देता। यानी कि जो वातावरण में उद्दीपक है उनको पहचानता है पहले, यानी कि सीधा सा प्रश्न है, उनको पहचानता है और उस पर कभी भी सीधी प्रतिक्रिया नहीं देता। वातावरण में जो उद्दीपक है, वातावरण के अंदर जो उद्दीपक है उनको पहचानता है पहले। क्या करता है? उद्दीपकों को पहचानता है। क्या करता है? पहचानता है उद्दीपकों को। उन पर सीधे प्रतिक्रिया कभी नहीं करता। क्या नहीं करता? सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिन प्याजे के बारे में। जिन प्याजे की जो चारों अवस्थाओं के बाद में पढ़ेंगे, बालक की अवस्थाओं के, उससे पहले ये बातें पढ़ना जरूरी है। बालक के भीतर का जो संज्ञान विकास अनेक अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। जो विकास है वो अनेक अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। जिन प्याजे साहब कहते हैं कि जो विकास है अनेक अवस्थाओं से, विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? विकासी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विकासी सिद्धांत भी बोलते हैं, अवस्था सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि विकास अनेक अवस्थाओं में से गुजरता है। विकास तो है ही है, इसीलिए विकासी सिद्धांत। अनेक अवस्थाओं से गुजरता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अवस्था सिद्धांत। दोबारा से फिर देखो दोस्तों कि जिन प्याजे कहाँ के विद्वान है? स्विट्जरलैंड के हैं। लगभग 32 किताबें लिखी इन्होंने। अपने बेटे और बेटियों के ऊपर प्रयोग किया। 3 बेटे बेटियों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। इसीलिए इस सिद्धांत को का लोग दूसरे जो विद्वान है खंडन भी करते हैं कि घर घर के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। लेकिन इन्होंने 7 जनों के ऊपर प्रयोग करके, 7 जनों पर स्पेशल प्रयोग करके और उसके बाद में अपनी थ्योरी प्रेजेंट की, जो 4 अवस्थाओं का सिद्धांत के बारे में अपने आप आगे पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक थे। इन्होंने ये कहा था कि बचपन का बहुत बड़ा हाथ है विकास के अंदर। बचपन में बालक को जैसा वातावरण और उस वातावरण के अंदर वो ज्ञान को जोड़ लेता है, ज्ञान की प्रकृति को यदि वो जान लेता है कि मानव कैसे ज्ञान को अर्जन करता है और उसे एक एक करके जोड़ लेता है और उसका उपयोग करता है। वातावरण में व्यापक उद्दीपकों को पहले वो पहचानता है कि क्या उद्दीपक है। यहां पर उद्दीपक क्या चीज है? किस ज्ञान को जानना। यहां पर थार्नडाइक के अंदर उद्दीपक क्या था? भोजन। और यहां पर उद्दीपक क्या चीज है? ज्ञान। यहां पर दोबारा देखो, यहां पर जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के विद्वान हैं, जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ है, संज्ञानात्मक अवस्था का सिद्धांत इन्होंने यहां पर ये बता दिए दोस्तों। कोई स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है यहां पर कि मैंने जो संज्ञा और सर्वनाम जो सीखा कैसे, एक प्याज खा के, प्यासे, जिन प्याजे। उसके बाद में ये कहते हैं कि बचपन जो है वो ही विकास की धुरी है। बचपन के अंदर विकास जो है, विकास का सबसे बड़ा हाथ है। यानी कि बचपन का बहुत बड़ा हाथ होता है विकास के अंदर। इसीलिए बचपन को बड़ा शानदार तरीके से गुजारना चाहिए और घर वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में कहता है वातावरण उद्दीपकों को पहचानता है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया कभी भी बालक नहीं करता, सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता। और विकास अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए विकास अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। ज्ञान को प्राप्त करते हुए, आपको पता है जन्म होते ही वो सारी बातें जानता थोड़ी है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने बात करते हैं जिन प्याजे की चारों अवस्थाओं को। दोस्तों मैंने लिख दिए हैं। ये क्यों लिख दिए हैं कि एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरी बात कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, आसानी से आपको बता दूंगा, चारों अवस्थाएं याद भी करवा दूंगा। अभी देखो 4 अवस्थाएं। पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय अवस्था। जब बालक अपने दिमाग से नहीं, अपने जो हाथ, नाक, आंख, मुंह,
जीभ, त्वचा, इनके द्वारा अपने आसपास के वातावरण को जानता है। जैसे संवेदीय पेशी अवस्था कब से कब तक होती है भाई? ये जन्म से 2 वर्ष के बीच में होती है। 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, ये संसार पर अभी भी आया है और वो सहज क्रियाएं करता है शुरू में। जो शुरू के 30 दिन होते हैं, प्रश्न कभी भी आ सकता है, जिन प्याजे के अनुसार जो सहज क्रियाएं हैं उनका पीरियड कितना है? 30 दिन। हालांकि जिन प्याजे ने संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा दोस्तों? 6 भागों के अंदर इसने बांटा है। किसने? जिन प्याजे ने। और ये जो 6 भाग है उनमें सबसे जो पहला भाग है वो सहज क्रियाएं अवस्था है। हालांकि बस इतना ही याद रखना काफी है कि कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। तो सहज क्रियाएं, बालक जो है सहज छोटी छोटी क्रियाएं करता है, हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, उनके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है, उसके पीछे कोई उसका उद्देश्य नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद में कहता है सहज क्रियाओं और इंद्रियों के योग से, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनके योग से वो ध्वनि, रस, स्पर्श आदि का अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव करता है। ध्वनि, रस और स्पर्श आदि इनका क्या करता है? अनुभव करता है। इंद्रियों और सहज क्रियाएं, सहज क्रियाएं मैंने बताया जिसका कोई भी उद्देश्य ना होना, हाथ पैर हिलाना, उसके बाद में रोना, चिल्लाना, ठीक, और उसके बाद में उत्तेजना आना, ये सारी जो स्वाभाविक होती है अपने आप ही, बाथरूम कर देना, टॉयलेट कर देना। ध्वनि, रस, स्पर्श ये दोनों जुड़ जाएं तो क्या करेगा? उसको नए अनुभव की प्राप्ति होगी। क्या होगी? मान लो और बालक का रो रहा है जोर से और उसकी माँ ने उसको स्तनपान करा दिया, तो त्वचा से उसका स्पर्श हुआ ना स्तनपान करते ही, और वो चुप हो गया। अब उसको पता चलने लग गया कि स्तनपान करते ही मेरे पेट की भूख मिट जाती है और मैं जब रोता हूँ क्या करता हूँ? जब रोता हूँ तो मेरे को दूध पिलाते हैं। उसके जीभ से उसको स्वाद आया, तो यहाँ पर 2 चीजें मिली ना, इंद्रियां मिली और सहज क्रियाएं दोनों मिली, और दोनों मिलने से उसको किसका अनुभव हुआ? दूध का अनुभव हुआ। किसका अनुभव हुआ? दूध का। तो जो वातावरण में व्यापक उद्दीपकों को पहचानने लग जाता है, जो वातावरण है उसमें उद्दीपक उनको वो पहचानने लग जाता है कि कौन सी क्रियाएं करूंगा तो क्या होगा। जब 2 साल का, जीरो, जन्म से लेके, जीरो नहीं होता कभी भी, जन्म से लेके 2 साल के अंदर जब ऐसी हरकतें करता है तो जो घरवाले हैं उसको कभी गोद लेते हैं, जब वो रोता है तो घरवाले लेते हैं उसको ऊपर उछालते हैं, है ना। वो दूसरा जो काकू है, एक 6 महीने का काकू है और बड़े वाला 2 साल का है, तो वो कहता है मैं गोद में बैठूंगा। जब उसको बिठाते नहीं है तो वो सहज क्रियाएं करना शुरू कर देता है, कभी दांत निकालना, कभी वो ऐसे झुकना, छोटी छोटी हरकतें करना, सहज क्रियाएं करेगा ताकि मेरे को गोद में ले लें, ऐसी चीजें वो करता है। तो यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था यानी कि जो संवेदनाएं हैं वो पेशीय, जो पेशियां हैं, जो उसकी आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा है, इनके द्वारा ज्ञान को जानना, आसपास के वातावरण में उद्दीपन है उनको पहचानना, इसी क्रिया में होता है। तो जन्म से 2 साल संवेदी पेशी अवस्था। आप याद रखना, मांसपेशियों से याद रखना कि बालक सबसे पहले जो अपनी मांसपेशियां हैं उसके द्वारा ही सीखता है। और इसको कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। और पहला भाग है वो कौन सी है? सहज अनुक्रिया। सहज जो क्रियाएं हैं वो कितने दिन तक? जन्म से 30 दिन तक की होती है, और 6 भागों में इसको बांटा है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि यहां पर क्या कह रहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो, और ये कह रहा है मूर्त से पहले की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्रिया करना और क्रिया को देख के उद्दीपन को पहचानना, आसपास के वातावरण के अंदर अपने ज्ञान के माध्यम से पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, आत्मीकरण करके और फिर आगे बढ़ना, ये सारी चीजें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इसका टाइम पीरियड है 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में, कि बालक 2 साल से 7 साल के बीच का अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसको फिर आगे 2 भागों में बांट लिया, 2 से 4 साल की उम्र अलग बांट ली और 4 से 7 साल की उम्र को अलग बांट लिया। दोस्तों 2 भागों में बांट लिया। 2 से 4 साल की जो उम्र है उसको कहा पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। क्या कहा गया है? पूर्व प्रत्यात्मक। और 4 से 7 साल है अंतः प्रज्ञा का काल। क्या चीज है? अंतः प्रज्ञा का काल। अब उसके बाद में पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था क्या है? अब आपको इनके बारे में आगे जब एक छोटा सा टॉपिक आएगा, संवेग वगैरह, उनमें छोटी छोटी चीजों को वोकैबुलरी करवाऊंगा 50-60, उसके अंदर आपको अलग से सारी चीजें और बताऊंगा। इसमें पूर्व जो प्रत्यात्मक अवस्था है
ये 2 से 4 साल के बीच में, इसको खोजी एज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खोजी एज। खोजना, खिलौने को छुपा दिया तो उसको ढूंढने का प्रयास करना, बालक ढूंढ के लाता है। कभी कुछ और उसकी गुड़िया छुपा दी तो उसको ढूंढ लाने का प्रयास कहता है। इसीलिए छोटी छोटी चीजें ये खोजी एज कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? खोजी एज। आपको जानकारी के लिए बता दूं, खोजी एज का जो प्रारंभ है, ये यहाँ पर जो बताया आपको, जन्म से लेके 2 साल, 2वां साल जब पूरा होने वाला है तभी प्रारंभ हो जाती है खोजी एज, तभी प्रारंभ हो जाती है। यदि मान लो पेपर के अंदर यहाँ पर इसका कोई जिक्र ना हो और इसमें आ जाए खोजी एज, सीधा ही दे दे कि भाई खोजी एज किस वर्ष के अंदर होती है, यदि ये टाइम आ जाए आपको, तो लास्ट के जो महीने हैं, लास्ट के 2 माह इसके अंदर, 2 साल में से, यानी कि 1 साल 10 महीने और उसके बाद में 2 महीने हैं, उसको भी आप खोजी एज कह सकते हो यदि ये नहीं आया तो। लेकिन जो सही उम्र है वो 2 से लेकर 4 साल की अवस्था को वास्तव में खोजी एज कहते हैं। इसको जीववाद की अवस्था भी कहते हैं, अपलटावी अवस्था भी कहते हैं। अब जीववाद किसे कहते हैं? जीववाद का मतलब जब तक बालक सजीव और निर्जीव में भेद न जाने। क्या न जाने? सजीव और निर्जीव में भेद न जाने। मान लो एक छोटा बच्चा है और वो गिर गया तो वो रोएगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, मेरे, यानी कि वो ज्यादा बोल तो जानता नहीं है, ज्यादा भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। गिर गया तो उसके पापा आते हैं, मम्मी आते हैं या भैया आते हैं, वो जमीन पर 2-3 थप्पड़ मारते हैं। बोला कि मेरे बेटे को मारा इसने, तो एकदम चुप हो जाता है, बड़ा शांत, उसको बड़ी संतुष्टि मिलती है भी हाँ इसके 2 थप्पड़ पड़ गए, और खुद भी बैठ के फिर 2-3 थप्पड़ जमीन पर मार देता है। तो यानी कि पृथ्वी के बारे में और स्वयं के बारे में सजीव और निर्जीव का भेद नहीं जानता है जीववाद। दूसरा, और बच्चा गिर गया तो हम कहेंगे अरे तुम तो बड़ा बहादुर है, तेने चिंटी मार दी। तो वो अचानक देखता है भी चिंटी कहाँ है, कहाँ मार दी, चिंटी मर गई तेरे से, करता है, ऐसे कह के वो चुप हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जीववाद अवस्था। कौन सी अवस्था? जीववाद अवस्था। अपलटावी अवस्था। अपलटावी अवस्था का मतलब होता है भाई 2, 3, 4, आपको ने 2 सिखा दिया, बोलो 1, 2, 3, वो दोबारा यदि उसी संख्या को उसी क्रम में बोल नहीं पाता है। अभी आपने क्रम सिखा दिया, या आपने 1 + 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, लेकिन इस अवस्था में वो 1 + 1 = 2, ठीक मान लो उसको सिखा दिया आपने, लेकिन आपने उसको ये बता दिया 2 - 1 बराबर क्या हुआ, तो वो नहीं बता पाएगा, 1 है। यानी कि अपलटावी अवस्था, जो गणना है उसको बताने में वो संभव नहीं हो पाएगा। इस अवस्था के अंदर ये चीज होती है। उसके बाद में दूसरी जो अवस्था होती है अंतः प्रज्ञाकाल। अंतः प्रज्ञाकाल 4 से 7 साल की उम्र है। इसके अंदर बालक छोटी छोटी गणनाएं करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? छोटी छोटी गणनाएं। भाषा का प्रारंभ शुरू हो जाता है, यानी कि जो भाषाएं हैं उनको बोलना शुरू कर देता है इसके अंदर। और ये आपको बता दूं, इसी अवस्था के अंदर उसकी औपचारिक स्कूल की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि 5 साल का हो गया है। उसके बाद में जो लड़कियां हैं वो गुड्डी से, गुड्डों से खेलती है, कभी माँ बनने का नाटक भी करती है, मैं मम्मी हूँ, छोटे भाई को कहती है मैं तेरी मम्मी हूँ, तेरे को दूध पिलाऊंगी, तू बैठ जा, ऐसी हरकतें करती है इस अवस्था में जो बालक है। यदि इस अवस्था के अंदर, किसके अंदर? अंतः प्रज्ञा काल के अंदर। तो अंतः प्रज्ञा काल के अंदर यदि बालक है तो वो हनुमान जी का घोटना मेले से खरीद के लाएगा, पिस्तौल खरीदने की जिद करेगा, विध्वंसात्मक चीजें और खिलौनों को तोड़ देगा इस अवस्था के अंदर। और यहाँ पर इस अवस्था के अंदर अपलटावी अवस्था लगभग खत्म होती हुई दिख रही है आपको। और उसके बाद में खोजी एज से आगे बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी गणना प्रारंभ कर देता है, भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है, स्कूल में प्रवेश हो जाता है, यानी कि औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इस अवस्था में हो जाता है। गुड्डे गुड्डियों से खेलता है, याद रहेगा ना। और जो बालक है इसके अंदर, बालक जो लड़का है वो लड़कों के साथ खुश रहेगा और लड़की लड़की के साथ खुश रहेगी इस अवस्था के अंदर, और टोली के अंदर घूमने फिरने लग जाएंगे। फिर दोस्तों है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? जिन प्याजे ने 4 अवस्थाओं में बांटी है, पहली 2 अवस्थाएं दोस्तों बता दी, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज हमारे सामने है उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना। क्या देना? हमारे सामने पड़ी है रोटियां पड़ी, मम्मी रोटी दे दो मुझे, यदि ये कहें मम्मी की बेटा रोटी तो ही नहीं पड़ी है ना सामने, तो प्रतिक्रिया दे दी ना उसने भी, सामने कोई चीज पड़ी है। मूर्त या वस्तुओं को देखकर बोलना। क्या देना? वस्तुओं को देख के बोलना। कोई चीज, कोई खिलौना अपने भाई बहन के पास है और भाई मांगना चाहता है तो वो उस वस्तु का नाम लेके कहेगा मेरे को चाहिए। साइकिल है पड़ोसी बच्चे के पास में तो वो साइकिल की डिमांड करेगा। और यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है? 7 से 12 साल की अवस्था।
कौन सी अवस्था है? वास्तव में जो लड़कपन की एज है वो ये लड़कपन की एज भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? लड़कपन एज। इसके अंदर लड़कियां लड़के बिना उद्देश्य से घूमना फिरना, इसके अंदर कोई भी उद्देश्य नहीं होता। 7 से 12 साल के अंदर छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन घर पे आके बता देते हैं, पार्क में भाग दौड़ करके, और घर पे आके मम्मी मम्मी ये हुआ, बंदर आ रखा था वहां पर, बाबा टॉफियां बांट रहा था। यानी कि छोटी छोटी घटनाओं को भी इस अवस्था के अंदर बता देता है। बच्चे में प्रति आकर्षण भी, जो प्रति आकर्षण, प्रति लैंगिक आकर्षण भी इस अवस्था में न्यून पाया जाता है। ये है मूर्त संक्रियात्मक। और भी सामने जो कोई मूर्त चीज है, जैसे पंखा मूर्त है, कूलर है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है हमारे सामने, उनके ऊपर प्रतिक्रिया पूछ ले बेटा ये क्या है, बोले गाय है, ये क्या है, गधा है, ये क्या चीज है, बादल है, ये क्या चीज है, पंखा है, ये क्या चीज है, कुर्सी है। यानी कि ये मूर्त चीजें इसके ऊपर वर्णन करता है। उसके बाद में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? अमूर्त। अब अमूर्त संक्रियात्मक का मतलब ये होता है, ये 11 साल से शुरू होकर 15 साल तक, कई किताबों में कई विद्वान इसको मानते हैं उसके 15 से भी आगे की अवस्था, बस 11 से ऊपर, लेकिन कुछ विद्वान 11 से 15, तो अपने 11 से 15 की जो अवस्था, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य का मतलब ये होता है, हम पहले की जो भाषाएं हैं उसमें जटिलता की तरफ जाते हैं। पहले तो अपने जोड़ जोड़ के अक्षर पढ़ते हैं, धीरे पढ़ते हैं, लेकिन अब प्लंट पूरी तरह से फ्लो के अंदर आके पढ़ने लग गए। ठीक। अब विशेष का मतलब ये है, पहले जब बच्चा होता है उसके चोट लगी तो वो पूरा रोने लग जाता है, उसका शरीर पूरा विद्रोह कर देता है। लेकिन इस अवस्था में यदि अंगुली की चोट लगी तो पकड़ के बैठ जाएगा, यहाँ चोट लगी तो पूरे शरीर ने विद्रोह नहीं किया, पूरा रोया भी नहीं, और यहाँ पर अंगुली पकड़ ली कि यहाँ पर चोट लगी। तो यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि बालक जो है पहले छोटी सी चीज से बड़ी चीज की तरफ चलता है। पहले कै कबूतर खे खरगोश पढ़ा, और फिर बारखड़ी पढ़ी, और फिर और आगे। अब यहाँ पर क्या चीज है, वो जटिल जो अक्षर हैं उनको समझने लग गया है, जटिलताओं की तरफ। सामान्य यानी कि वो पहले कै ख ग घ न सी का होता तो जटिलताओं को कैसे समझता, मीनिंग समझने लग गया। यानी कि हाथी के क्या और अन्य नाम है, भानु किसको बोलते हैं, एक चीज के अनेक शब्द भी यहाँ पर सीख गया। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म से मतलब छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी चीज से स्थूल की ओर। स्थूल का मतलब होता है, आप हाथी का स्थूल शरीर, ये मेरा स्थूल शरीर, भैंस का स्थूल शरीर, ठीक। और छोटी चीज सूक्ष्म, छोटी से छोटी चीज से सूक्ष्म की तरफ वो जाना जा रहा है, यानी कि स्थूल की तरफ, बड़ी की तरफ। छोटी छोटी वस्तुओं से, पहले वो टॉफी के बारे में जानता है, उसको खाना चाहता है, उसके बाद में वो साइकिल मंगवाना चाहता है, उसके बाद में आगे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद में गाड़ी, यानी कि काम बढ़ता गया। सबसे पहले वो छोटी तरफ और फिर वो बड़े की तरफ। इस अवस्था में आके उसके ड्रीम, सपने बड़े होने लगे। अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। यहां पर मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर है। क्या चीज है? मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। कैसे? कि यहां पर हमने मूर्त के बारे में जो चीजें हम देख रहे हैं उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना, उसको देख के, और जो भविष्य है आगे उसकी कल्पना ही करना। मान लो कि मैं 10वीं क्लास में पास हो जाऊं और मेरे को लैपटॉप ला के देंगे घर वाले, कंप्यूटर ला के देंगे, या मेरे को मोबाइल ला के देंगे, मेरे को स्कूटी ला के देंगे। भविष्य को मूर्त से अमूर्त की तरफ। मूर्त का मतलब यह है कि हमने पानी को देखा, ये मूर्त रूप है, और पानी को देख के अंदाजा लगाने लगे, बादल घटे हुए हैं, कि ये पानी जो है ये बादलों से आया है या बादलों की घनघोर घटा है। हम ये अंदाजा लगा लिया कि बादलों से पानी बरसने वाला है, क्योंकि काली घनघोर घटा आ गई। जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है, अपनी बुद्धि विवेक से, चिंतन के द्वारा, कल्पना के द्वारा जब कोई नई चीज की कल्पनाएं करते हैं, कोई नई चीज को प्राप्त जो हमारे सामने नहीं है, और उसी चीज की हम जब कल्पनाएं करते हैं तो वो अमूर्त, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया, पेशीय अवस्था। कौन सी है? पेशीय अवस्था। दूसरा कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कि बालक जब क्रियाएं शुरू करता है, मुख्य क्रियाएं शुरू करता है, उससे पहले की संक्रियाएं। तो पूर्व संक्रियात्मक, यहां पर देखो संक्रियात्मक है, यहां पर भी संक्रियात्मक अवस्थाएं हैं, ठीक है। यहां पर अपूर्व संक्रियात्मक है, तो याद करने की तो आवश्यकता नहीं है। संक्रिया संक्रिया तीनों में संक्रियात्मक अवस्था है। यहां पर पूर्व है, यहां पर मूर्त है, यहां पर अमूर्त है, बिल्कुल सिंपल है। और यहां पर क्या? पेशीय। तो सबसे पहले हम बालक को पेश करेंगे,
वो पूर्व सहक्रिया करेगा, फिर मूर्त सहक्रिया करेगा, फिर अमूर्त सहक्रियात्मक अवस्था। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में शिक्षा के अंदर जो इसके उपयोग हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने जो चारों अवस्था थी जीन पियाजे की, जो चारों अवस्था थी, उन चारों अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा। अब अपने बात करते हैं कि जो टीचर है, टीचर को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए और टीचर का किस प्रकार संज्ञान बालक के अंदर देना चाहिए, ज्ञान को किस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए, उसके बारे में बता रहा हूं मैं। 4-5 विशेषता बताई है। उससे पहले जो इन्होंने संज्ञान का जो विकास हमने सिद्धांत पढ़ा, उसकी एक श्रृंखला बताई, जीन पियाजे ने श्रृंखला बताई। उस श्रृंखला को क्या कहा इन्होंने? INRC। आई का मतलब आइडेंटिटी, एन का मतलब क्या होता है? नेवर, और आर का मतलब होता है रेसिप्रोसिटी, और सी का मतलब है कॉन्सेंशियल। सी का मतलब कॉन्सेंशियल। तो यहां पर जीन पियाजे ने संज्ञान की 4 श्रृंखला बताई है, विकास के लिए संज्ञान की 4 श्रृंखला बताई है। उसको पहचान, सबसे पहले उसने वो श्रृंखला में पहला जो शब्द रखा है पहचान, आइडेंटिटी, एन निषेध, नेवर, नो। तीसरा इसने बताया है पारस्परिकता, पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। कौन सी है? पारस्परिकता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी। यहां पर आर लिखा हुआ ही है। चौथा है सह संबंधात्मक परिवर्तन, कॉन्सेंशियल। कौन सा है? कॉन्सेंशियल, सह संबंध परिवर्तन। तो यानी कि ये आ जाए INRC जो श्रृंखला किसने दी? तो जीन पियाजे ने दी। उसके बाद में INRC उनकी जो श्रृंखला के अंदर कौन से शब्द को नहीं लिया गया, दूसरा प्रश्न बनता है। उसके बाद में ये कह रहा है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पहचान होनी जरूरी है, आइडेंटिटी होनी जरूरी है, भी आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। उसके बाद में निषेध, किन किन चीजों का त्याग करना है, आपने छोड़ना है। उसके बाद में पारस्परिकता, फिर तुलना किससे करनी है? परस्पर, किन किन के साथ। उसके बाद में सह संबंधात्मक परिवर्तन, और उसके बाद में ज्ञान के द्वारा क्या परिवर्तन आया है, सह संबंध, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ के क्या परिवर्तन आया है, ये एक श्रृंखला बताई है। तो सिद्धांत भी जब बताया इनका, उसके बाद में जो अवस्थाएं बताई वो भी 4 अवस्था। उसके बाद के अंदर इन्होंने जो संज्ञान की श्रृंखला बताई उसमें भी 4 अक्षर हैं, INRC, याद रहेगा। उसके बाद में जो शिक्षक है उसको क्या शिक्षा प्रदान करते हैं, कि शिक्षक को कैसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए बालक को। तो पहली, शिक्षक को निर्देश मिलता है कि वह अपनी क्रियाओं के द्वारा नई समझ विकसित करे। बालक के अंदर नई समझ विकसित करनी चाहिए, इसीलिए बालक को मोटिवेशन प्रदान करे, लेकिन उसकी कार्यशैली के अंदर किसी प्रकार का अधिक हस्तक्षेप न करे। बालक की स्वायत्तता और उसके आत्मविश्वास को जगाना है, स्वायत्तता को मिटाना नहीं है। स्वायत्तता और आत्मविश्वास को जगाने के लिए जरूरी है कि हर समय बालक की मदद न करे। आप हर समय 24 घंटे मदद करोगे तो डिप्रेशन में आ जाएगा, दबाव मानने लग जाएगा, आपका मोटिवेशन नकारात्मक मोटिवेशन में चला जाएगा। तो यदि पर्सन आ जाए तो स्वायत्तता और आत्मविश्वास जगाने के लिए हर समय जरूरी नहीं है कि बालक की सहायता करे, ये याद रखना पहली बात। दूसरी चीज, बालक को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाए। किसके माध्यम से? आपको बताया था, जीववाद के बारे में बताया, अल्टा पल्टी के बारे में बताया, उसके अहम वादिता के बारे में बताया। उसके बाद में यहां पर यह कह रहा है कि खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि बालक सहसंबंध के द्वारा सीखता है, पुराने ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ के सीखता है, आइडेंटिटी के द्वारा सीखता है। तो यहां पर खेल के माध्यम से बालक ज्यादा सीखेगा। जीववाद, आत्म केंद्रित दोषों को शिक्षक दूर करे। जीववाद, जीववाद बताया था पहले क्या है, वो कैसे दूर किया जाए? आत्म केंद्रित, अपने आप के अंदर बना रहे, अंतर्मुखी बन जाए। आत्म केंद्रितता को दूर करना शिक्षक का काम है। उन दोषों को कैसे दूर करे, उन कमियों को दूर कैसे करे, वो उसकी हॉबी न बन जाए। तो बालक को किस प्रकार मोटिवेशन शिक्षक प्रदान करे? आवश्यकता, प्रेरणा, अभिरुचि पर शिक्षक ध्यान दे। प्रेरणा जानते हो, मोटिवेशन। उसके बाद में अभिरुचि, आवश्यकता, इन पर जो शिक्षक विशेष ध्यान रहे, ताकि बालक जो है वो बालक जग सके और वो चारों तरफ नाम रोशन कर सके और ज्ञान में वृद्धि कैसे कर सके। तो
तो संज्ञान सिद्धांत जो था वो बताया आपको। अभी मैं टोलमैन बताने जा रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में अपने टोलमैन पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जो अपने जो संज्ञानवाद का अंदर जो परंपरागत संज्ञानवाद चल रहा था, उसके अंदर अंतिम कड़ी के अंदर आप पढ़ रहे हैं, टोलमैन को पढ़ रहे हैं। किसको? टोलमैन को पढ़ रहे हैं। टोलमैन अमेरिका के विद्वान थे और 1886 में इनका जन्म हुआ था अमेरिका के अंदर। 1886 में, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे ये, और इनकी मृत्यु हुई थी 1959 ईस्वी में। इन्होंने ये कहा था कि लक्ष्य या उद्देश्य जरूर होना चाहिए अधिगम को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है तो अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी। और एक बात और कही इन्होंने कहा लक्ष्य और जो लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करना है, तो उसमें यदि आपने पारितोषिक प्रदान किया तो अधिगम की प्राप्ति होगी, और यदि आपने पारितोषिक नहीं दिया तो अधिगम धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। इस बात पर इन्होंने बल दिया। इसी पर बात करेंगे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उद्देश्यवाद का, कि प्राणी होता है उसका उद्देश्य होता है, तो उद्देश्यवाद तो याद कैसे रखोगे दोस्तों? प्रत्येक ठिगना आदमी होता है, उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि वो टोल हो जाए, लंबा हो जाए, पहली बात है ना। टोलमैन, तो टोल प्रत्येक का उद्देश्य रहता है टोल हो जाए। उद्देश्यवाद का अन्य नाम क्या? चिन्ह अधिगम, संकेत अधिगम, चिन्ह अधिगम, प्रतीकात्मक अधिगम या ज्ञान का मानचित्र। लक्ष्य को अपने दिमाग पर मानचित्र बना लेना, ज्ञान का मानचित्र बना लेना, मैप बना लेना लक्ष्य को। तो यानी कि उद्देश्यवाद का सिद्धांत, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं लेकिन इससे मिलते जुलते होंगे। तो जो भी उद्देश्यवाद, प्रतीकात्मक, चिन्ह, ज्ञान का मानचित्र, ये आ जाए तो समझ लेना ये टोलमैन की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो टोलमैन 1886 में जन्म हुआ, 1959 में। अब दोस्तों याद रखो, मेरे को किसी ने कहा भी लंबा कैसे हो सकते हैं, मेरा उद्देश्य है लंबा होना उद्देश्य, तो मैंने कहा छा पिया करो। 86 को क्या बोलोगे? छा पीना। क्या बोलना है? छा पीना। अब सीखने के लिए उद्देश्य पर बल देते हैं। किस पर बल दे रहे हैं? उद्देश्य पर, कि आपका उद्देश्य क्या है। उसके बाद में सीखने की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपकों के बीच परस्पर अर्थपूर्ण या अर्थयुक्त संबंधों को स्थापित करता है। यह कहता है उद्दीपकों के बीच में यदि अर्थपूर्ण संबंध नहीं होगा तो नहीं सीख पाएंगे। एक तरफ भूखी बिल्ली है, एक तरफ मछली है, एक तरफ भूखी बिल्ली है, एक तरफ मछली है। यदि मछली नहीं होगी तो बिल्ली जो है बाहर निकलना नहीं सीखेगी। ये कह रहे हैं ये बीच में अर्थपूर्ण, बीच में परस्पर अर्थ युक्त संबंध होना चाहिए। इन्होंने प्रयोग चूहों पर किया था दोस्तों। अब चूहों पर क्या प्रयोग किया इसके बारे में बता रहा हूं। इन्होंने चूहों के दो ग्रुप बनाए, भूखे चूहे, ए ग्रुप और बी ग्रुप, और फिर मेज के ऊपर भूल भुलैया बनाया। क्या बनाया? भूल भुलैया। और ग्रुप ए जो था, ग्रुप ए के लिए उस भूल भुलैया को पार करके और भोजन की व्यवस्था की गई वहां पर। तो चूहे जैसे ही अंदर गए तो खुशबू लेते 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 इधर उधर और वो भोजन तक पहुंच गए और भोजन को खाया और क्रॉस किया। टाइम लगा ना, उनको पता चला कि इस भूल भुलैया में कहीं भोजन है। उसके बाद में दूसरा बी ग्रुप जो था चूहों का, उसके लिए कोई भोजन की व्यवस्था नहीं की। तो टाइम किसको लगेगा? अब उनको ना खुशबू नहीं बात, वो भूल भुलैया में से सू पार निकल गए। तो जो ए ग्रुप था उनको टाइम ज्यादा लगा और बी ग्रुप को टाइम ज्यादा लगा। अब क्या किया, जो बी ग्रुप था, बी ग्रुप, उसके लिए भूल भुलैया के पार भोजन की व्यवस्था की गई, खुशबू की व्यवस्था की गई। तो उनको खुशबू आई तो फटाक से गए कि जैसे भूल भुलैया को पार करेंगे तो आगे भोजन मिलेगा। ए ग्रुप से वो फिर पार जल्दी निकले। इस बात से साबित हुआ कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका एक उद्देश्य होना चाहिए। वहां पर भोजन उनका उद्देश्य था, है ना। और फिर उसके बाद में ये कहते हैं इसके लिए उसको पारितोषिक देना जरूरी है, भोजन उपहार देना जरूरी है। यहां पर यदि भोजन नहीं मिलता तो क्या वो उनको टाइम लगता? सीधे निकल गए ना। दोनों के ए ग्रुप और बी ग्रुप सेम चूहे, भूखे सेम, लेकिन उनको क्रॉस करने में टाइम में अंतर आया ना। अंतर आने के पीछे क्या चीज है? उनका उद्देश्य है। और जैसे जैसे यदि उनको भोजन न दें तो तुरंत पार निकलने लग जाएंगे ना, वो जल्दी टाइम में निकल जाएंगे। इस बात से कि अधिगम प्राप्त करने के लिए उनको समय समय पर पारितोषिक देना जरूरी है, नहीं तो अधिगम का बंध जो है वो
धीमा पड़ जाएगा और अधिगम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों दोबारा से ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्यवाद किसने दिया? टोलमैन। एक तरफ सिद्धांत दे देंगे, एक तरफ मनोवैज्ञानिक दे देंगे और उनका नाम पूछेंगे विस्मृत करो, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ ही संज्ञानवाद का क्लासिकल जो पार्ट था कंप्लीट हो गया। कल हम आधुनिक पार्ट करेंगे संज्ञानवाद का। तो जब तक आप पढ़ें, नोट्स बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताते रहें दोस्तों। क्या बताते रहें? कमेंट के माध्यम से बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।